इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीएसटी में टैक्स इनवॉइस के अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं। हम देखेंगे कि एडवांस केस में एडवांस जब आप रिसीव करेगा तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, रिसीट वाउचर और रिफंड वाउचर क्या है, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट क्या है, और डिलीवरी चल रहा है एंड रिवर्स इनवॉइस वगैरह क्या होता है। बिल ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवॉइस के अलावा जब भी आप कुछ सामान और या गुड्स और सर्विसेज सेल कर रहा है तो आपको जीएसटी अगर एक्सम्प्टेड है या आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर है तो आपको इश्यू कर सकता है बिल ऑफ सप्लाई। ओके, बिल ऑफ सप्लाई मतलब जो इनवॉइस है जिसमें जीएसटी का रेट अमाउंट वगैरह नहीं आता है। ओके, तो ये एक्सम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज या कॉम्पोजिशन स्कीम सिनेरियोस में आता है। ये बिल ऑफ सप्लाई का एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आपको देख सकता है कि सारा डिटेल्स है लेकिन जीएसटी टैक्स रेट या अमाउंट नहीं होता है। तो बिल ऑफ सप्लाई का एक एग्जांपल दे देंगे। सुरेश इज रनिंग ए पेट्रोल पंप, एक पेट्रोल पंप चल रहा है और पेट्रोल डीजल नेचुरल गैस वगैरह सेल कर रहा है तो उसमें बिल ऑफ सप्लाई ही दे सकता है। और दूसरा है अब्दुल जो एक अमूल आउटलेट रन कर रहा है तो उसमें मिल्क, कर्ड, पनीर वगैरह जो आइटम्स है ये सब एक्सम्प्टेड है। तो उस समय में ही अगर जो एक्सम्प्टेड गुड्स सप्लाई कर रहा है तो बिल ऑफ सप्लाई ही इश्यू कर सकता है। एडवांस रिसीव्ड, जीएसटी लॉ के अनुसार टाइम ऑफ सप्लाई मतलब जब कोई बिजनेस पर्सन ने जीएसटी गवर्नमेंट को देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है तो उस समय को टाइम ऑफ सप्लाई कहते हैं। तो ये जो भी पहले आ जाएगा उस समय को टाइम ऑफ सप्लाई कहते हैं, जैसे डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिट ऑफ पेमेंट, डेट ऑन विच इनवॉइस शुड बी इश्यूड, जो भी पहले आता है उसको टाइम ऑफ सप्लाई कहता है। अभी जब भी आपको सर्विसेज के लिए एडवांस रिसीव कर रहा है, आपने एडवांस ले रहा है किसी कस्टमर से, तो उस समय आपको इसका जीएसटी देना है गवर्नमेंट को। जैसे अप्रैल 2022 को आपको 1 लाख का एडवांस मिल गया, सेल होता है मई में, टैक्स रेट है 5%, तो आपको इस फॉर्मूला के अनुसार जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो हमको ये समझ सकता है कि 1 लाख को डिवाइड कर सकता है 105 से और टैक्स रेट से मल्टीप्लाइड कर सकता है, तो 1 लाख के अंदर 4762 टैक्स होता है, टैक्स वैल्यू होता है। बाकी जो 95,238 आता है ये, तो मान लीजिए आपको एक 1 लाख में 4762 जीएसटी आता है, ये जीएसटी आपको गवर्नमेंट को देना है। ओके, बाकी जो टैक्स है वो बाद में जब सेल कर रहा है तब देना है। अभी हम एक एग्जांपल ले लेंगे। रोसारियो सॉफ्टवेयर एंटेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाइंग सॉफ्टवेयर वर्थ ₹10 लाख ऑन 30 September 2022 विथ मार्वल मैन्युफैक्चरर्स। एडवांस अमाउंट मिल गया 4 लाख मई 2022 को। ओके, तो उसमें आता है जीएसटी 18%। तो मई में जो आपको एडवांस मिल गया 4 लाख, उसमें कैलकुलेशन करना है। तो टैक्स आता है 61,017, ये गवर्नमेंट को पेमेंट करना है मई महीने के लिए, मतलब जून 20 के पहले आपको पेमेंट देना है गवर्नमेंट को। और बाकी जो अमाउंट है ये मिल रहा है सितंबर में, तो उसमें जीएसटी कैलकुलेट करके आप उस समय में भी आपको देना है गवर्नमेंट को। ओके, तो ऐसा कैलकुलेशन करना है। जब भी आपको एडवांस मिल रहा है सर्विसेज के लिए तो आपको उसमें जीएसटी देना पड़ता है। एक बात ध्यान दीजिए,
अगर आपको गुड्स के लिए कुछ एडवांस मिल रहा है तो नोटिफिकेशन 40 2017 और 66 2017 के अनुसार आपको जीएसटी नहीं देना है। ओके, गुड्स को जीएसटी आता है सिर्फ इनवॉइस इश्यू करते समय या पेमेंट मिल रहा है इनवॉइस के इश्यू करने के बाद, तब ही आपको जीएसटी आता है। अभी रिसिट एंड रिफंड वाउचर्स, जब भी आपको एडवांस मिल रहा है तो आपको इश्यू करना है रिसिट वाउचर। ओके, और बाद में जब ये मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो आपको ये कस्टमर को रिफंड वाउचर इश्यू करना है। तो ये एडवांस मिल गया था जो अमाउंट, वो आपको रिफंड देना है कस्टमर को। तो ये रिसिट वाउचर और रिफंड वाउचर एडवांसेस के लिए जरूरी आता है। और क्रेडिट नोट, दूसरा एक डॉक्यूमेंट है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट मतलब मान लीजिए मैंने आपको क्रेडिट नोट इश्यू कर रहा है, तो इसका मतलब यह होता है कि मुझे कुछ पेमेंट आपको देना है। एक कोई कारण के होगा, किसी कारण से होगा। जैसे मैंने इनवॉइस इश्यू किया 50,000 का, लेकिन हमारे एग्रीमेंट के अनुसार इसका वैल्यू होता है 40,000। ओके, 50,000 था इनवॉइस में, लेकिन एक्चुअल अमाउंट है 40,000। तो हमको 10,000 आपको देना पड़ता है। इनवॉइस के अनुसार 50,000 है, लेकिन 40,000 ही आना है, तो 10,000 अभी आपको क्रेडिट नोट दे देंगे। तो इनवॉइस में टैक्स आता है 2,500 और एक्चुअल जीएसटी आता है 2,000, तो 500 के लिए भी क्रेडिट नोट देना है। तो इसका कारण यह हो सकता है टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा हो गया इनवॉइस में, टैक्स ज्यादा हो गया इनवॉइस में, या आपने कुछ गुड्स रिटर्न दे दिया मुझे, तो ये रिटर्न जो गुड्स है उस वैल्यू को मैंने क्रेडिट नोट इश्यू किया आपको। और गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट, मतलब इसका क्वांटिटी में कुछ कम आ गया था। आपने 100 ऑर्डर किया, मैंने इश्यू किया 80, तो ये बाकी जो 20 है उसको क्रेडिट नोट इश्यू करना है। तो ये होता है क्रेडिट नोट बाय सप्लायर। अभी अगला डॉक्यूमेंट है डेबिट नोट बाय सप्लायर। क्रेडिट नोट के ऑपोजिट, मतलब इनवॉइस में अमाउंट था 50,000, लेकिन सही होना था 60,000, 60,000। तो ये 50,000 इनवॉइस में है, 60,000 होना है। तो मैं क्या करेगा, 10,000 के लिए डेबिट नोट इश्यू करेगा। इनवॉइस में टैक्स था 2,500, लेकिन एक्चुअल में होना है 3,000 या 3,000, तो 500 के लिए मैं डेबिट नोट इश्यू करेगा। डेबिट नोट का मतलब यह होता है कि अगर मैंने आपको डेबिट नोट दे दिया तो इसका मतलब यह होता है कि आपको मुझसे कुछ अमाउंट देना है। ओके, तो मान लीजिए मैंने आपको डेबिट नोट इश्यू किया, आपको मुझसे क्रेडिट नोट इश्यू करना है। ओके, जैसे मैंने आपको क्रेडिट नोट इश्यू किया तो आपको मुझसे डेबिट नोट इश्यू करना है। तो ये रहा क्रेडिट नोट का एक फॉर्मेट, और डेबिट नोट का फॉर्मेट भी डाला है मैंने। और डेबिट नोट या क्रेडिट नोट में क्या क्या कंटेंट्स आता है, नेम, एड्रेस और जीएसटीआईएन ऑफ द सप्लायर, नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट, सीरियल नंबर, डेट ऑफ इट्स इश्यू, कब इश्यू किया था, डेट ऑफ रिसिपिएंट, उसका नेम, एड्रेस वगैरह। और 50,000 के ऊपर है तो अनरजिस्टर्ड कस्टमर का भी डिटेल्स, और सीरियल नंबर, और कौन सा इनवॉइसेस के लिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इश्यू कर रहा है इसका डिटेल्स, और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, रेट ऑफ टैक्स, टैक्स क्रेडिटेड वगैरह, रेट ऑफ टैक्स, सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर डिटेल्स। ओके, ये सारा डिटेल्स क्रेडिट नोट या डेबिट नोट में होना है। अभी सिंगल क्रेडिट नोट और डेबिट नोट होता है, क्या होता है?
ये होता है, मान लीजिए आपने कुछ इनवॉइसेस इश्यू किया और 3-4 इनवॉइसेस के लिए कुछ डेबिट नोट क्रेडिट नोट इश्यू करना है। ये आपको कंसोलिडेटेड कर सकते हैं, मर्ज, ओके, समराइज कर सकते हैं। तो इसके बाद समराइज करने के बाद सिर्फ एक क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इश्यू कर सकता है। तो इसको कहते हैं सिंगल क्रेडिट नोट या डेबिट नोट। अभी अगला डॉक्यूमेंट है डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान ये होता है कि अगर आप कुछ गुड्स आपने सप्लाई कर रहा है, लेकिन ये सेल नहीं होता है, ओके, मतलब आप मूवमेंट कर रहा है लेकिन ये सेल नहीं है, ओके, तो इसको डिलीवरी चालान यूज करना सकता है। अगर सेल है तो आपको इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई इश्यू कर सकता है, लेकिन सिर्फ मूवमेंट है तो आपको डिलीवरी चालान इश्यू करना है, ओके। मान लीजिए आपने जॉब वर्क में कुछ गुड्स सेंड कर रहे हैं, आपको आउटसोर्स कर रहा है कुछ काम दूसरा आदमी से काम करने के लिए, तो इसको कहते हैं जॉब वर्क। तो जॉब वर्क में क्या होता है, आपने रॉ मटेरियल दे रहे हैं आउटसोर्स पर्सन को, और उससे आपने फिनिश गुड्स ले रहे हैं, तो उस समय डिलीवरी चालान ही यूज करना है। अभी दूसरा है सप्लाई ऑन अप्रूवल। मैंने आपको गुड्स इश्यू किया और आपको बोला कि आप पहले यूज कीजिए और आपको पसंद आ गया तो मैं इनवॉइस इश्यू करेगा, नहीं तो वापस कीजिए। तो ये होता है सप्लाई ऑन अप्रूवल, ओके। तो उस समय में भी हमको डिलीवरी चालान इश्यू करना है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड गैस, और इन केस ऑफ अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई, मतलब आपने कुछ गुड्स अपने फैक्ट्री से शोरूम को सेंड कर रहे हैं। फैक्ट्री होता है मुंबई में और शोरूम होता है पुणे में, तो ये गुड्स का मूवमेंट होता है ना, तो इस समय में भी आपको डिलीवरी चालान इश्यू करना है, ओके। और डिलीवरी चालान शुड बी सीरियली नंबर्ड, ओके, देयर शुड बी अ सीरियल नंबर। और ये ट्रिप्लिकेट में इश्यू करना है, 3 कॉपीज होना चाहिए। ओरिजिनल कॉपी कंसाइनी कस्टमर को इश्यू करना है, डुप्लीकेट इश्यू कर रहा है ट्रांसपोर्टर को, और ट्रिप्लिकेट 3rd कॉपी अपना रिकॉर्ड्स में कीप रखना है। तो ये रहा डिलीवरी चालान के एक फॉर्मेट। अगला डॉक्यूमेंट है रिवाइज्ड इनवॉइस। रिवाइज्ड इनवॉइस मतलब मैंने पहले बोल दिया था कि 30 दिन के पहले अगर थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर आपका 20 लाख या 40 लाख के ऊपर आपका टर्नओवर हो गया, तो आपको इश्यू करना, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अप्लाई करना है। तो मान लीजिए ये 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन डाल दिया आपने और इसका अप्रूवल भी हो गया, तो आपको एक फायदा है, आपको जो एक पीरियड है एप्लीकेशन डेट और अप्रूवल डेट, इसके बीच में जो पीरियड में इश्यू किया है इनवॉइसेस, ये सब आपको रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस कर सकते हैं, मतलब जीएसटी डाल सकते हैं, ओके, जीएसटी डाल के फिर से इनवॉइस इश्यू कर सकते हैं। एक केस स्टडी देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। मार्वल मैन्युफैक्चरर्स कमेंस बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑन गुड्स ऑन 1 May 2022 इन मुंबई। टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर हो गया, 40 लाख के ऊपर हो गया 12 जुलाई को, और आपने रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन सबमिट किया जीएसटी डिपार्टमेंट को 25 जुलाई को, विद इन 30 डेज। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल गया 10 अगस्त को। तो इधर देख लीजिए, आपने 30 दिन के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल किया, तो इफेक्टिव डेट हो गया 12 जुलाई, जिस दिन में आपका थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर हो गया टर्नओवर, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने इश्यू किया 10 अगस्त को, मींस आपको अप्रूवल मिल गया। तो इस पीरियड में 12 जुलाई से 10 अगस्त तक आपको जो जीएसटी इनवॉइस इश्यू करना है तो इश्यू कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल केस में अप्रूवल डेट के बाद में ही आपको जीएसटी इनवॉइस इश्यू कर सकते हैं, लेकिन इधर जो इनवॉइस आपने आपको बिजनेस कस्टमर्स को इश्यू किया है, इनवॉइसेस, नॉर्मल इनवॉइस विदाउट जीएसटी,
ये आपको रिवाइज इनवॉइस कर सकते हैं, जीएसटी अमाउंट डाल के फिर से इश्यू कर सकते हैं। ओके, तो इसको कहते हैं रिवाइज टैक्स इनवॉइस। ये आपको हेल्प करेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह क्लेम करने के लिए। और अगला डॉक्यूमेंट है इनवॉइस फॉर इनवर्ट सप्लाईज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अनुसार आपको बायर को जीएसटी देना है गवर्नमेंट को। ओके, तो उस समय इनवॉइस बनाना है बायर को। ओके, तो इसको कहते हैं इनवॉइस फॉर इनवर्ट सप्लाईज। और पेमेंट वाउचर एक होता है कि अगर कुछ पेमेंट सप्लायर को दे दिया तो उस समय पेमेंट वाउचर बनाना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अनुसार। तो ये इनवॉइस फॉर इनवर्ट सप्लाईज और पेमेंट वाउचर आता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म केस में। ओके, तो इसमें हम देख लिया कि बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है जीएसटी में टैक्स इनवॉइस के अलावा, जैसे बिल ऑफ सप्लाई है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, डिलीवरी चालान है, ये सब हमने देख लिया। अगर कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए। धन्यवाद।